हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। ठीक है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यानी संविधान में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। और केंद्र स्तर पर पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो। ठीक है। सातवें संविधान संशोधन 1956। ठीक है। ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन? सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों यानी दो या दो से अधिक राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकती है। ठीक है। तो पहला तो प्रावधान तो यही है कि भैया एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पे तो संविधान को यह भी अधिकार दे दिया गया है सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कि दो राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापित कर सकती है संसद। ठीक है। अब लेते हैं संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, उनके क्षेत्राधिकार, उनकी शक्तियां के बारे में प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा भाग 6। ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 14 के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की मतलब स्थापित कर सकती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर देगा? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय में भी सभी की जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हम लोग देख लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श से की जाती है। अब यहाँ पे एक अंतर ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्ति की जाती थी वो राष्ट्रपति करता था पहले, किसकी? मुख्य न्यायाधीश की, जो सर्वोच्च न्यायालय का है। फिर उसके बाद उसी की मतलब से दोनों लोग मिलकर सलाह पे अन्य न्यायाधीशों की जो क्या बोलते हैं नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर क्या है, उच्च न्यायालय के लिए क्या है कि मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करेगा और फिर राज्यपाल, ठीक है, के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राज्य स्तर पर राज्यपाल शामिल हो जाता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में राज्यपाल नहीं शामिल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। ठीक है। अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। राष्ट्रपति के कार्य के आवश्यकता अनुसार समय से पर इनकी संख्या निर्धारित करता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। इससे पूर्व वो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उसी प्रक्रिया से पदमुक्त किया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय तो आपको बताया था, जैसे मान लो क्या हुआ कि कोई आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, तो उस हाई कोर्ट के आदेशों को ही पालन करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है, ठीक है, तो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे उच्च न्यायालय हो, तो ये उनके आदेशों को ही पालन करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि राजस्थान में किसी भी मुद्दे पर एक फैसला आ गया तो उसको संपूर्ण देश का कानून मान लिया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। ये बदलता रहता है, या अपडेट होता रहता है समय के साथ। आप देख लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय, यानी केंद्र शासित में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है। उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या क्या होती हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों को स्थापित मामले, अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अन्य एवं न्यायालय की अवमानना आदि आते हैं। ठीक है। तो ये इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गए। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? कहते हैं उच्च न्यायालय एक अपील न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय। ठीक है। यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है और दीवानी और फौजदारी मामलों की भी अपील की जा सकती है। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप
के खिलाफ आपको कोई फैसला आ गया, आप खुश नहीं है, तो आप उच्च न्यायालय में वो आप अपनी रेट डाल सकते हैं कि देखिए हमें वहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, 226 अनुच्छेद, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो रिट जारी करने का आदेश है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश है। ठीक है, अधिकार है। आगे हम लोग देख लेते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण बनाए रखता है, यानी उच्च न्यायालय अपने, अब देखो क्या होता है, उच्च न्यायालय किसके अधीनस्थ हैं? सुप्रीम कोर्ट के। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अधीनस्थ हैं? उच्च न्यायालय के। तो ये अपने क्या होते हैं, ये अपने इनके क्षेत्राधिकार में जो न्यायालय आते हैं उन पर क्या करता है? नियंत्रण बनाए रखता है। पर्यवेक्षण की शक्ति क्षेत्र में, पर्यवेक्षण की शक्ति के क्षेत्र में उच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्राप्त है। प्रशासनिक पर्यवेक्षण और न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है। आगे हम लोग देखते हैं।